Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll learn about absorption and transport of carbohydrates. तो इसमें सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि आपकी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एक्सटेंड इनटू द ल्यूमेन पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर होती हैं, ठीक है। अब ल्यूमेन की सरफेस के ऊपर ये जो आपकी विलाएँ हैं, विलाई के ऊपर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। अब माइक्रोविलाई इज़ a square millimeter of cell surface is believed to have as many as 2 multiplied by 105 microvilli projections, ठीक है। तो आपकी 105 माइक्रोविलाई को अगर डबल करते हैं तो इतने माइक्रोविलाई सिर्फ एक सेल की सरफेस पर होते हैं, ठीक है। तो the anatomic advantage of villi microvilli structure is that it represents an enormous surface area to the intestinal contents, thereby facilitating absorption, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, ठीक है। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन आपकी इस तरीके से है, ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। अब अगर हम इस एरिया को देख लें तो इस एरिया के ऊपर भी आपका एरिया इस तरीके से होता है। मतलब अगर ये एक विलाई है तो विलाई के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस और होती हैं, ठीक है। और ये आपकी और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ इट कि आपका इस तरीके से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये माइक्रोविलाई के ऊपर भी आपकी इस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिवीजन। अब इस तरीके से ह्यूमन इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तकरीबन 5400 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और 4800 ग्राम ऑफ फ्रुक्टोज हम पर डे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड दैट्स क्वाइट अ लॉट। Digestion and absorption of carbohydrates are so efficient that nearly all monosaccharides are usually absorbed by the end of the jejunum. तो क्योंकि इतना डिटेल्ड अल्लाह ताला ने इतनी डिटेल्ड हमारी इंटेस्टाइन्स का स्ट्रक्चर बनाया है और वो इतना एफिशिएंट है, वो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन इतना एफिशिएंट है कि तकरीबन सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स एट द एंड ऑफ द डाइजेशन हमारी सारी मोनोसेक्राइड्स जूजनम के एंड से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज म्यूकोसल सेल्स में से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। मतलब सेल्स जो आपकी सेल वॉल को लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पियोनोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए ग्लूकोज गैलेक्टोज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और ये दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, इनको हम कहते हैं SGLT1, ठीक है। अच्छा, तो एक बात मैंने आपको बताई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है? कैरियर्स होते हैं जो आपको एनर्जी रिक्वायर करते हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया है ग्लूकोज गैलेक्टोज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ए प्रोटीन कम्प्लेक्स डिपेंडेंट ऑन द सोडियम पोटेशियम ATPase pump which at the expense of ATP furnishes energy for the ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर थ्रू द म्यूकोसल सेल्स। अच्छा, ये जो आपका कम्प्लेक्स है SGLT, ये डिपेंडेंट होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पर, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो दैट्स व्हाट कि इन दोनों की सिर्फ
ये दोनों जो आपके आयंस हैं म्यूकोसल वॉल की, इनकी ट्रैवलिंग से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल से आपके लिए एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिससे आपका जो भी आपका न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसको हम सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट अटैच टू द कैरियर अंटिल द कैरियर हैज़ बीन प्री लोडेड विद सोडियम। अच्छा, तो इसमें एक तरीका ये है कि मतलब जो ये सोडियम ATPase पंप है वो बेसिकली ये है कि जब आप कैरियर ने जब ग्लूकोज लेके जाना है ना एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो उस कैरियर के अंदर सोडियम होना चाहिए। अगर सोडियम नहीं होगा कैरियर के अंदर तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा। 1 glucose molecule and 2 sodium ions are transported into the mucosal cell at the same time। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो म्यूकोसा होती है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, एक आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और 2 आपके सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, 2 आपके सोडियम आयंस होते हैं। ये तीनों इकट्ठे जाते हैं तो आपका ग्लूकोज जो है अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज की मैंने आपको बात ये की है कि ग्लूकोज जो है आपका और गैलेक्टोज ये दोनों आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। इसमें क्या होता है, एक कैरियर चाहिए होता है जिसको हम SGLT कहते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, मतलब वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब कि वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसके अंदर सोडियम होनी चाहिए। जब ये कैरियर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कराता है ना, उस तरीके को हम सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कहते हैं। इसमें कैरियर के अंदर सोडियम होती है, एक ग्लूकोज होता है और 2 सोडियम आयंस होते हैं। अब आप आ जाएं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज पे। जो फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टर GLUT5 से होती है। ठीक है, GLUT5 से। ठीक है, द एंट्री ऑफ फ्रुक्टोज इनटू द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अच्छा, इसमें यह है कि फ़र्क नहीं पड़ता ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, चाहे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भी हो इस साइड पर, ठीक है, अगर आपके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भी है तो भी आपका जो है फ्रुक्टोज है वो फिर भी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इतना फ़र्क नहीं होता। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ अपटेक इज़ मच स्लोअर देन दैट ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। क्योंकि देखें हमारी बॉडी का जो मीडियम है वो ज़्यादा ग्लूकोज है। प्रेफर्ड मीडियम फॉर शुगर इज़ ग्लूकोज। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज नहीं मेटाबोलाइज कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए फ्रुक्टोज स्लोली एब्जॉर्ब होता है। द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट studies showed that an inability to absorb completely doses of fructose in the range of, अच्छा, एक स्टडी थी जिसमें क्या कहते हैं 20 to 50 ग्राम ग्लूकोज सब्जेक्ट्स को खिलाई गई। ठीक है, तो उसमें ये था कि उसमें 60% जो इंडिविजुअल्स थे वो पूरी की पूरी 50 ग्राम फ्रुक्टोज नहीं एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो बहुत कम होते हैं जिनमें फ्रुक्टोज पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है और उसमें भी बहुत स्लोअर रेट पे और कुछ हद तक रह जाती है। 50 ग्राम से ऊपर वाली तो बिल्कुल कोई भी इंडिविजुअल नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। अच्छा, फ्रुक्टोज जो है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम म्यूकोसल सेल बाय GLUT2। ठीक है, आपकी ग्लूकोज जो है वो GLUT1 से हो रही थी, फ्रुक्टोज आपकी GLUT2 से होती है। ठीक है, म्यूकोसल सेल से। द सेम ट्रांसपोर्टर दैट मूव्स ग्लूकोज आउट ऑफ द सेल। ठीक है, GLUT2 क्या कर रहा होता है, GLUT2 जब ग्लूकोज को सेल से बाहर निकालता है, ग्लूकोज को सेल से जब उसने बाहर निकालना होता है तो उसी कैरियर के अंदर फ्रुक्टोज आ जाती है और फिर वो वापस उसको अंदर ले जाता है। ठीक है, द फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैन प्रोसीड डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज ज़्यादा होती है एक साइड पे तो वो हमेशा डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है। अगर इधर कम है तो इधर फ्रुक्टोज जाएगी। फ्रुक्टोज इज़ वेरी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब बाय द लिवर वेयर इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड एंड ट्रैप्ड।
अच्छा, फ्रुक्टोज़ आपकी जो है बॉडी में और कहीं नहीं एब्जॉर्ब होती, सिर्फ लिवर में एब्जॉर्ब होती है। और लिवर उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है। और फिर जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इट कैन ओनली बी प्रेजेंट इन लिवर और इट कैन ओनली बी मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, इसलिए वहीं पे मेटाबोलाइज होती है और वहीं पे स्टोर होती है। This immediate reaction of fructose with phosphate as it enters the liver cells results in virtually no circulating fructose in the bloodstream, which ensures a downhill gradient, a higher concentration in intestinal mucosa and no circulating fructose। समझ आया? इसका मतलब ये है कि हमारी हमारी फ्रुक्टोज़ है, जब वो हमारे इंटेस्टाइन्स में आती है तो ब्लड में स्ट्रीम में फ्रुक्टोज़ नहीं होती है। तो फ्रुक्टोज़ का क्या काम है, फ्रुक्टोज़ हमेशा डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है। मतलब अगर ब्लड स्ट्रीम में फ्रुक्टोज़ होगी तो फ्रुक्टोज़ ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होगी, ब्लड स्ट्रीम में फ्रुक्टोज़ नहीं होती, फ्रुक्टोज़ ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है और जैसे ही ब्लड में जाती है तो उसको कैरियर सीधा लिवर में लेके जाते हैं। लिवर उसको फ़ौरन से फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है फ्रुक्टोज़ के साथ, ठीक है, और उसको फिर लिवर के सेल्स में ही ट्रैप करता है फॉर यूज़ और कन्वर्शन इनटू फॉर यूज़ ऑफ एनर्जी और कन्वर्टिंग इट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसीलिए ब्लड में कभी भी सर्कुलेटिंग फ्रुक्टोज़ नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा कन्वर्ट होती है या वो लिवर में होती है। तो इस तरीके से आपकी फ्रुक्टोज़ फिर और फर्दर आपकी एब्जॉर्ब हो सकती है बॉडी में। Although fructose absorption takes place more slowly than that of glucose or galactose, which are collectively actively absorbed, it is absorbed faster than sugar alcohols such as sorbitol and xylitol, which are absorbed purely by passive diffusion। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है और वो बॉडी का मीडियम है फ्यूल का, ठीक है। फ्रुक्टोज उसके बाद होती है एब्जॉर्ब, और फ्रुक्टोज के बाद भी सॉर्बिटॉल और ज़ाइलोटॉल जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो उनसे भी कम एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें खाने में क्योंकि वो कम एब्जॉर्ब होंगे और स्वीट टेस्ट भी देंगे। तो वो ये है क्योंकि स्लो एब्जॉर्प्शन भी कम होती है और उनकी एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से नहीं होती, पैसिव डिफ्यूजन से होती है। Fructose absorption is limited in nearly 60% of normal adults, and that intestinal distress symptomatic of malabsorption frequently appears following ingestion of 50 gram of pure fructose। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि फ्रुक्टोज एब्जॉर्प्शन सिर्फ 60% नॉर्मल एडल्ट्स में होती है, ठीक है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज खाएं तो उससे इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस होता है, मेल एब्जॉर्प्शन होती है, और ये फ्रीक्वेंटली तब होता है जब आप अपनी डाइट में 50 ग्राम एक मील में 50 ग्राम प्योर फ्रुक्टोज ले रहे हो, ठीक है। फ्रुक्टोज आपको पता है कि नेचर में बहुत कम अमाउंट्स में होता है, हनी में होता है, कुछ फ्रूट्स में होता है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि प्योर नहीं होता, उसके साथ ग्लूकोज और मैल्टोज भी होता है, ठीक है। तो प्योर फ्रुक्टोज सिर्फ आपके हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में और ये आपके जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनमें होता है। अब अगर आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बाज़ार से मिलते होते हैं और ये ज़्यादातर आपके बेक्ड फूड्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर आप या आपके प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर आप ये सिरप अपने खाने में डालें, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सिरप को अपने पैनकेक के ऊपर लोग ज़्यादातर मेपल सिरप डालते हैं या हनी डालते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाल के खा रहे हैं तो ज़्यादा खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर फ्रुक्टोज बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, क्योंकि बात वही है कि फिर इसमें सिर्फ लिवर ही होता है जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो सकता है, और दूसरा लिवर भी एक हद तक उसको अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब आप आ जाएँ ट्रांसपोर्ट पर, मोनोसेक्राइड ट्रांसपोर्ट एंड सेलुलर अपटेक। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि मोनोसेक्राइड्स पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए से एंटर होते हैं, ठीक है। पोर्टल वेन आपकी पोर्टल सर्कुलेशन वो आपकी ये होती है कि वो सर्कुलेशन, या अपने नाम याद रखना है, पोर्टल सर्कुलेशन वो होती है जिसमें ब्लड से या इंटेस्टाइन से ब्लड जो है लिवर तक जाता है,
ठीक है। और हेपेटिक सर्कुलेशन होती है जिसमें लिवर से न्यूट्रिएंट्स या ब्लड, नॉर्मली हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, अगर न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से या ब्लड से जाएं लिवर में, डायरेक्टली लिवर में जाएं, तो दैट्स पोर्टल सर्कुलेशन। और हेपेटिक सर्कुलेशन होती है जिसमें लिवर से न्यूट्रिएंट्स बाकी बॉडी में जाएं, ठीक है, या ब्लड में जाएं। तो क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं ना, इंटेस्टाइन्स के साथ ये जो आपका माइक्रोविलाई होता है, इसके अंदर आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और साथ में इसमें लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, और 3 तरह की आपकी होती हैं। तो उनमें एक जो कैपिलरी होती है वो पोर्टल सर्कुलेशन की होती है कि इंटेस्टाइन्स में से सीधा वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आते हैं और वो सीधा आपके लिवर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स योर पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, द लिवर इज़ ए मेजर साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज विच आर रेडीली टेकन अप बाय लिवर थ्रू स्पेसिफिक हेपेटोसाइट रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ पे आपका गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, और ये हेपेटोसाइट रिसेप्टर्स में स्पेसिफिक हेपेटोसाइट रिसेप्टर्स होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज के लिए, वहाँ पे जाते हैं ये। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये ग्लूकोज और ग्लूकोज डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बॉडी का प्रेफर्ड मीडियम फॉर फ्यूल ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं लिवर के अंदर जाके, और ग्लूकोज डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होते हैं। Once fructose and galactose are converted to glucose derivatives, they have the same fate as glucose and can be stored as liver glycogen or catabolized for energy according to the liver's energy demand, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, जब ये ग्लूकोज डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो या तो वो स्टोर हो जाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या फिर लिवर उनको मेटाबोलाइज करता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये 2 मतलब फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज दे विल रिमेन इन द लिवर, ये बॉडी में ट्रेवल नहीं कर रहे होते, ये या तो लिवर में ही ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, या फिर ये लिवर इनको एनर्जी के लिए मेटाबोलाइज कर देता है। दे मे बी रेगुलेटेड इनडायरेक्टली एज ग्लूकोज बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू दैट ऑफ शुगर। अच्छा, ये सिर्फ तब होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लूकोज प्रेफर्ड मीडियम है। जब बिल्कुल ग्लूकोज ख़त्म हो चुकी होती है तो तब ग्लूकोज जो है इनको जो है वो जो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर हुए थे, वहाँ से ये इनडायरेक्टली ये ब्रेक डाउन होते हैं और इनडायरेक्टली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और फिर ये ब्लड में जाते हैं, ठीक है। बट दैट हैपन्स ओनली व्हेन आपको खुद टाइट से ग्लूकोज ना मिल रही हो, तब ये ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में ट्रेवल करते हैं, वरना इनकी 2 फेट्स ही हैं। अच्छा, अब ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज इज़ न्यूट्रिशनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्टार्चेस में भी होता है और ये आपकी तीनों डाइसेक्राइड्स में होता है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ग्लूकोज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्चेस में भी होता है और तीनों मेजर डाइसेक्राइड्स में भी होता है। डाइसेक्राइड्स जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और तीसरा क्योंकि ये बॉडीज़ प्रेफर्ड फ्यूल फॉर एनर्जी है, ठीक है। ग्लूकोज इज़ एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर फॉर यूज़ ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूज़ के लिए एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है लिवर में, ठीक है। अच्छा, द रिमाइंडर of the glucose passes into the blood and is then distributed to the body tissues such as muscle, kidney and adipose tissue. तो जो बाकी की ग्लूकोज रह जाती है वो ब्लड में पास होती है, ठीक है, और उसके बाद बॉडी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे मसल्स, किडनी और एडिपोज टिश्यूज़। तो आपका जो है पहले लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है एनर्जी के लिए, ठीक है, उसके बाद बाकी ग्लूकोज को वो ब्लड में भेज देता है और फिर ब्लड से वो बाकी सारे बॉडी टिश्यूज़ में चली जाती है, जैसे मसल्स में, किडनीज़ में, एडिपोज टिश्यूज़ में, और वहाँ पे वो बाकी अपने पर्पसेस सर्व करती है। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर होती है थ्रू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इन सारी ऑर्गन्स में ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एंटर होता है। इन स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़
द प्रोसेस इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये नॉर्मली सेल्स में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एंटर होता है। और क्या कहते हैं, जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं और एडिपोज टिश्यूज़ हैं, मतलब आपकी जितनी बाकी बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनमें जब ग्लूकोज ने जाना है तो ग्लूकोज इंसुलिन के बगैर बॉडी में नहीं जा सकती। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो बॉडी में वो नहीं जाएगी, वो ब्लड में ही रहेगी। अगर इंसुलिन होगी तो वो बॉडी में जाएगी। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? ग्लूकोज का रोल है मेटाबॉलिज्म में और सेलुलर होम्योस्टेसिस में। ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और ये बात हम फाइनलाइज कर चुके हुए हैं। अब ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं बॉडी में वो डिपेंडेंट होते हैं अपॉन द कंटिन्यूस सप्लाई टू ग्लूकोज टू सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज चाहिए होता है ताकि वो ग्लूकोज से एटीपी बना सकें। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की होमोस्टेसिस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, ग्लूकोज प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता ब्लड में। द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स दैट इट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब सेल्स कैसे ग्लूकोज को अपटेक करते हैं? जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो इस तरीके से करते हैं कि ग्लूकोज को सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, तो जब तक वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को, ये ब्लड में नहीं जा सकेंगे। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो हाईली पोलर होता है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ये सेलुलर मेम्ब्रेन से इजीली पास ऑन नहीं हो सकता। मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए से पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो आपकी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है सेल की वो होती है नॉन पोलर, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, जबकि ग्लूकोज हाईली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब सेल्स ताकि ग्लूकोज को यूज़ कर सकें तो उसके लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, और वो हैं आपके दो ATPase सिंपोर्ट सिस्टम, SGLT कहते हैं, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जिनको हम ग्लूट कहते हैं। ATPase सिंपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि इसमें आपके कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से ग्लूकोज हमेशा पास होनी होती है थ्रू ATPase सिंपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इंटेस्टाइन से इसलिए क्योंकि वहाँ से उसने एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड में, और दूसरा रीनल में। इन दो जगहों पे ATPase सिंपोर्ट सिस्टम के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है। हाउएवर बाकी बॉडी में ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं, उसके लिए जो है स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं, ये प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, और इनको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, और एब्रीविएशन है उसकी GLUT। आप यहाँ पे देखें ATPase सिस्टम जो है, सोडियम पोटेशियम ATPase सिस्टम, वो ये है कि ये आपका इंटेस्टाइनल सेल है, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज है और ये आपके आगे ब्लड बैरियर है, ठीक है, और ये आपका सेल इंटेस्टाइन का सेल है। तो होता क्या है कि यहाँ से इधर से आपके क्रॉस ऑन होते हैं, ये SGLT ये आपके कैरियर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्रॉस ऑन होके ग्लूकोज खुद कभी नहीं जाएगा, सोडियम के साथ जाएगा, जो हम अभी बात डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, फिर यहाँ से ये आपके सेल में आ जाता है। अब यहाँ से इसने क्रॉस होना है इधर, ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप ये है कि एक सोडियम इधर जाती है और एक पोटेशियम इधर आती है, ठीक है, तब आपकी एनर्जी क्रिएट होती है, और इस तरीके से यहाँ से ये SGLT2 इस कैरियर के ज़रिए से पास ऑन होता है। अब ग्लट आइसोफॉर्म्स क्या हैं, ये हम इनके बारे में बात करेंगे कि यहाँ से ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ वाली तो हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर ली हुई है। अ टोटल ऑफ 12, हमारे पास 12 इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट आपके उनके डिफरेंट कोड्स होते हैं जीन्स में, और वो डिफरेंट आपकी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं, डिफरेंट आपकी शुगर्स ट्रांसपोर्ट करा रही होती हैं। अच्छा, ये बात मैं वो इनके हाइड्रोफिलिक रीजन्स होते हैं, ठीक है, और इनके हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो हैं प्लाज्मा साइड पर होते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन्स जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ठीक है। तो ये वाला साइड हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से फोबिया होता है इसको, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के साथ इजीली सॉल्युबल होता है, या ग्लूकोज के मीडियम में इजीली मतलब रह सकता है। ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये सारा का सारा हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इसकी वाटर के साथ एफिनिटी होती है। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन आपका ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। ऐसे ये देखें, ये आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारी की सारी जो इनकी होती है ये एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है इनका, और ये अंदर वाला इनका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है। ये इस तरीके से खुले होते हैं, ग्लूकोज अंदर आता है और यहाँ से इस तरीके से अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके इस तरीके से ये ग्लूकोज एक्सेप्ट करते हैं और ये खुलता है और ये अंदर चला जाता है, और ये इसी तरीके ये आपके इस तरीके के खुले होते हैं, ग्लूकोज अंदर आता है, ठीक है, और ये फिर इस तरीके से यहाँ से मूव ऑन कर जाता है। यहाँ पे आप देखें ग्लूकोज अंदर आता है, ठीक है, ये यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से इस तरीके से खुल जाते हैं, और इस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर से पास ऑन होके सेल के अंदर आ जाते हैं ग्लूकोज। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके स्पेसिफिक उनकी चीज़ें होती हैं। ये होता है कि एक इनकी स्पेसिफिक साइट होती है फॉर कंबाइनिंग टू द मॉलिक्यूल। दूसरा, ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इनका चेंज आता है, इनकी शेप के अंदर चेंज आता है, जिसे ये दूसरी साइड पे पहुंचा देते हैं, और फिर वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस में रिवर्सेस आ जाती है, ठीक है। जैसे यह था, ये इसमें एक इनकी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं सेल में, दूसरा इनकी शेप में चेंज आता है, ये पहले ऐसे था फिर बाद में शेप ऐसे बन गई, और फिर बाद में ये फिर दोबारा से रिवर्स हो जाती है शेप। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। ये आपका बुक में जो आपकी बुक में जो डायग्राम है वो है, और ये आपके कुछ स्पेसिफिक ग्लूट्स हैं, ठीक है। ग्लूट 1 आपके एरिथ्रोसाइट्स और ब्लड्स में होता है, ग्लूट 2 आपके लिवर में होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्लूट 1 ब्लड में, ब्लड ब्रेन बैरियर हार्ट में होता है। ग्लूट 2 लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लूट 3 ब्रेन, न्यूरॉन्स, स्पर्म में। ग्लूट 4 स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू और हार्ट में। और इनके लिए जो हैं ये कुछ ग्लूट 1 जो होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ग्लूट 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है और इसकी लो एफिनिटी होती है। ग्लूट 3 इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है और इसकी हाई एफिनिटी होती है। ये कुछ चीज़ें हैं, एंड दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह।